नमस्कार मित्रों, मैं विज्ञान शिक्षक आर एस चौहान मॉनिटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल अपना जो कोशिका विज्ञान का टॉपिक चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बताया था जो अपना ये टॉपिक चल रहा है ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो आज कल दिल्ली पुलिस का ज़्यादा चर्चा में है, वैकेंसी आ रही है, इसके अंदर साइंस का कुछ अच्छा महत्व है। तो ये दिल्ली पुलिस वाले सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि इस टॉपिक से दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हमारा प्रत्येक वीडियो देखिए, कंटिन्यू देखिए, शायद क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। और नेक्स्ट अपन आज साइटोलॉजी का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए कोशिका विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक। मैंने कल आपको बताया था कि एक सारणी बनवाई थी, एक डिवाइडेशन करवाया था कि जहाँ से क्वेश्चन एक निकलता है कि एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग। मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि आप ऐसा करो, आप दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग याद कर लो और झिल्ली विहीन याद कर लो, क्योंकि जो एकल झिल्ली वाले हैं सूक्ष्मकाय और वृहदकाय वो 4 4 8 हैं। ठीक है, इधर आप करोगे एकल झिल्ली वाले ये 8 हैं, उधर करोगे आप दोहरी झिल्ली वाले वो 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। झिल्ली विहीन 2 है, झिल्ली विहीन 2 है, राइबोसोम और तारक्का या सेंट्रोसोम। इन 2 और 3 5 इनको याद कर लीजिए। तो 3 तो है दोहरी झिल्ली वाले और 2 है झिल्ली विहीन, जिन पे के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। उसके पश्चात शेष बचे हुए जो नाम आएंगे वो अपन कहाँ डाल देंगे, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से झिल्ली विहीन कोशिकांग है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी केंद्रक। तो अपने यहाँ राइबोसोम को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है मैं उस टॉपिक को 2 बार आपको बार बार बताया जा रहा हूँ कि यार इस टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन अब तक जो एग्जाम हुए हैं सभी में क्वेश्चन उठता आ रहा है। ठीक है, और आप इसके मुताबिक चलोगे तो शायद हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो अपन चलते हैं आज अपन कोशिका विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आ जाइए, नेक्स्ट अपना है माइटोकॉन्ड्रिया। हम कुछ कर लाए थे, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का हमने उपनाम बता दिया था कि इसका उपनाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन। मैंने बोला था कि खोज वगैरह आजकल कम पूछने लग गया है, उपनाम पूछ रहा है और कार्य पूछ रहा है। ठीक है, खोज भी आप जो मुख्य हैं मैं वहाँ से बता दूंगा आपको कि इनकी खोज कई बार पूछ लेता है, बट आप उपनाम तो जरूर याद कर लीजिए। और उनके जो फंक्शन हैं, फंक्शन भी जो मुख्य कार्य हैं वही याद करने हैं, वही याद करने हैं। तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या बताया मैंने, माइटोकॉन्ड्रियन। और मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन है, माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रियन एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। यूकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सी श्वसन के रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका जो विकसित कोशिका थी जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों पाए जा रहे थे, उसके अंदर ये पाया जाता है। ये कोशिका में ऑक्सी श्वसन की क्रिया के द्वारा जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं उसका उपापचय के द्वारा पाचन करता है और यहाँ से एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो मैंने आप बताया था कल श्वसन 2 प्रकार का है, ऑक्सी और अनॉक्सी, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंदर O2 की आवश्यकता होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन के अंदर जो श्वसन बिना O2, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। मैं बताया था एग्जाम्पल, किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन, जो जीवाणु के अंदर होता है और बहुत कम होता है। तो ये कैसा अपनांगक है, कौन सा श्वसन करता है, ऑक्सी श्वसन करता है। नेक्स्ट इसकी खोज देखिए, कोलरिकर ने खोज की थी इसकी,
कोहलीकर ने खोज की थी। मैंने देखा है कि कई छोटी बुकों में सी बेंडा इसका खोजकर्ता लिख रखा है। सी बेंडा खोजकर्ता नहीं है, सी बेंडा इसको नाम दिया था। सी बेंडा इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। खोज ने की थी, कोहलीकर ने खोज की थी कीटों की मांसपेशियों में। कहाँ की थी खोज? कीटों की मांसपेशियों में, कीटों की मांसपेशियों में। तो क्वेश्चन ये निकल कर आएगा यहाँ से पहला कि कोहलीकर ने, नहीं पूछेगा आपसे, इसका नाम खुद लिख देगा। कोहलीकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कहाँ देखा? सर्वप्रथम कहाँ देखा? तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? कीटों की मांसपेशियों में। ऑप्शन देगा बना बना के आपको, लेकिन हमारे तो क्या है, आंसर याद है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ देखेंगे? कीटों की मांसपेशियों में। कहाँ देखा था? कीटों की मांसपेशियों में। नेक्स्ट, नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया? सी बेंडा ने, सी बेंडा ने। और फ्लेमिंग वैज्ञानिक और हुआ, एक वैज्ञानिक फ्लेमिंग और हुआ, फ्लेमिंग। इसको तो आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको इसलिए पूछता भी नहीं है वो। फ्लेमिंग ने इसको फाइला या फिला कहा। फ्लेमिंग ने इसको दूसरा नाम दिया फाइला या फिला। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर जो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे में काफी पूछा जा रहा, हर एक एग्जाम पूछा जा रहा है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। इसको कई बार वो हिंदी में लिख कर देता है वो आपके सामने इसको, और हमें तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में लिख कर दे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिका का शक्ति ग्रह वो लिख कर देता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब तक ये क्वेश्चन आ रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे थोड़ी कठिनता क्वेश्चन देगा वो, मैं बात करना चाहूंगा आरएस वगैरह की, जो उच्च लेवल के एग्जाम है, वहां इसका नाम पूछ सकता है कि इसको पावर हाउस नाम किसने दिया, या इसको पावर हाउस किसने कहा? सिकविज ने, वैज्ञानिक थे सिकविज। किसने कहा पावर हाउस? वैज्ञानिक थे सिकविज। सिकविज ने इन्हें पावर हाउस या कोशिका शक्ति ग्रह नाम दिया। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो शायद इसमें कठिनता बढ़ेगी। तो हमें यहाँ एडवांस में देख के चलना है कि इस जो पावर हाउस कहा है, किसको कहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसने कहा है? सिकविज ने, वैज्ञानिक सिकविज ने। ठीक है भाई, अपन नेक्स्ट चलते हैं। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। अपन देख नहीं पाते, सेल के अंदर होता है, इंटरनल ऑर्गन से, आंतरिक अंग है, तो हम देख नहीं पाते कि अपन पढ़ ही पाते हैं कि कैसे रंग का होता है? पीले रंग का, येलो कलर का होता है। ठीक है, और येलो कलर किस लिए होता है? वो अपन जैसे अपन विटामिन आएगी उनको पढ़ाएंगे, तब ये इस विटामिन का नाम आएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन के कारण अपन उसके वैज्ञानिक जो रासायनिक नाम लिखेंगे उसमें आएगा, तब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से। तो राइबोफ्लेविन विटामिन के कारण इसका रंग होता है पीला। कैसा रंग होता है? पीला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं आपसे इसका रंग कैसा होता है, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया तो आपको याद रह जाएगा कि सर पीला रंग होता है। ठीक है, लेकिन यहां से पूछे क्या कि किस विटामिन के कारण इसका पीला रंग होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन के कारण? राइबोफ्लेविन। हम विटामिन का आगे से अलग टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, सारी विटामिन आ जाएगी, क्या फंक्शन है, किस में इसके स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस में पाई जाती है, इस कारण कौन से रोग होते हैं, कमी से कौन सा रोग होगा, अधिकता से कौन सा रोग होगा, सारा पढ़ेंगे अपन आगे। लेकिन अपन यहाँ से अब सारे को एक साथ लेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा। और हमारा टारगेट क्या है? आपको लगभग यही याद कराना। ठीक है, और एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ डिस्कस करना, और बाकी आपको मैटर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और कोई समस्या हो तो आपने कह रखा है कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे हम उसके कमेंट का जवाब दे देंगे, अगली क्लास में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो आपके मित्र हैं, मित्र मंडली हैं, जो आपके साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिपरीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना चलता है आगे कि मैंने कल आपको एक बार इसको दिखाया था कि डायग्राम किसका डायग्राम है, ये जूते के समान संरचना। किसके समान? जूते के समान संरचना। ठीक है, जूते के समान संरचना को क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मैंने कहा था कि इसके अंदर ऑक्सीसोशन होता है, अभी लिखा है, मैंने आपको अभी लिखा हुआ था। इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीसोशन होता है। और ऑक्सीसोशन होता है तो एटीपी सिंथेटेज। सिंथेटेज का अर्थ होता है सिंथेसिस होना, बनना। एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी। एटीपी। एटीपी क्या है? ये ऊर्जा के बंडल हैं, ये बैग हैं, ऊर्जा के पैकेट हैं। ये एटीपी किस रूप में ऊर्जा निकलती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है आपसे एटीपी पर से भी। एटीपी की फुल फॉर्म बताइए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो क्वेश्चन टॉपिक संबंधित आए हैं, जैसे मैं पढ़ाऊं किसी टॉपिक को, जब तक वो टॉपिक समाप्त होगा, जब तक टॉपिक वो एंड पर आएगा, जब तक मैं उस टॉपिक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को आपको बोर्ड पर बता दूंगा। और इन क्वेश्चनों का आप विशेष ध्यान देकर चलना है। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पूरा फोकस कर लिया, मानकर चलो उसकी साइंस यहीं क्लियर है। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। जो टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक को मैं कंप्लीट करने से पहले जो भी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे है आरपी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, आरएएस, रीट, जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी का मैं यहाँ आपको कंप्लीटली बताते चलूंगा, टॉपिक संबंधी। ठीक है, कंटेंट के अनुसार। तो जहां मैं फोकस देता हूं वहां विशेष ध्यान रखें। और कोई क्वेरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेते हैं अपन। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। नेक्स्ट अपना, उसके बाद अपन चलते हैं, देखिए कृष्टि। कृष्टि, इस कृष्टि को समझाने के लिए थोड़ा मैं अपना खुद का डायग्राम बनाना चाहूंगा। मैं अपना खुद का डायग्राम बनाना चाहूंगा। खुद का डायग्राम देखिए मेरा। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसलिए डबल लेयर आपको बनानी है। डबल लेयर आपको बनानी है, दोहरी झिल्ली आपको बनानी है। तो डबल लेयर अपन बनाते हुए संरचना बनेगी जूते के समान ही। संरचना बननी है जूते के समान ही संरचना बनेगी। संरचना बनेगी जूते के समान। ये अपनी माइटोकॉन्ड्रिया जो बताया था। तो ये जो ये वाला भाग है इसको उन्होंने क्रिस्टी लिख रखा है। क्रिस्टी ये है, क्रिस्टी ये है। और जो क्रिस्टी के ऊपर ये छोटे छोटे डंठल के समान संरचना पाई जाएगी आपको, ये क्रिस्टी है। आपको इतनी जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक अलग से क्रिस्टी बना के उसमें बता भी सकता हूं। तो ये जो इसमें डंठल के समान संरचना है, ये डंठल के समान संरचना है। एक यहां पर एक क्रिस्टी का डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये डंठल के समान संरचना है, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम पार्टिकल है ये, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कण है ये, ऑक्सीसोम। यहीं पर
ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। यहीं पर ऑक्सीकरण होता है और किसका निर्माण होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, जो हमारे ऊर्जा के रूप में शरीर के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, वहां दिखा रखा है। तो मैं आपको यहाँ इसको स्पष्ट नहीं कर रखा, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। ये पूरा, ये वाला तो पूरा क्या है? ये तो क्रस्टी है, उभरा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उभार पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रस्टी। ठीक है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया पे उभरे हुए भाग पर एक दो डंठल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कण है ये। ठीक है, यहीं पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और एटीपी का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट चलिए अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। एक मिनट भाई, नेक्स्ट डायग्राम अपना हो क्लियर, बता दिया। ये बाहरी झिल्ली है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए का अंत क्या है? ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ये अपन आ ही जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है वो कितना है? 2 से 10 दिन। कितना? 2 दिन भी हो सकता है और 10 दिन भी हो सकता है। 2 दिन भी हो सकता है और 10 दिन भी हो सकता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल। अब सर इतनी जल्दी बन जाते हैं और ये मर जाते हैं? बिल्कुल, ये बनते रहते हैं, मरते रहते हैं। ठीक है, नए बन जाएंगे, पुराने मरते रहते हैं। उनका लैन क्रिया के द्वारा लाइसोसोम के द्वारा पाचन कर दिया जाता है। ठीक है, पचन के बाद में वहां वो खत्म हो जाते हैं, तो नए बनते रहते हैं। अब यहां से देखिए 2 से 10 दिन, मैं आपका यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, उसको भी याद स्ट्रिक्टली याद करा रहा हूं। यहां से 2 से 10 दिन, देखो इसमें कितनी संख्या आ रही है? 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब इंग्लिश जब अपन गिनती शुरू करते हैं, इस 1 से शुरू करते हैं? नहीं सर, 0 शुरू करते हैं। ठीक है, 0 नहीं लिखते गिनती में, हम तो 1 शुरू करते हैं। अपनी ट्रिक है ये तो भाई। ठीक है, हम 1 से गिनती शुरू करते हैं, तो हम 1 लिख दिया, उसके बाद अपन 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बच गया? यहां पर 0 बच गया, तो इसका मतलब इससे 120 तो बन सकता है। बना दिया हमने, 2 1 0, सबने 120 बना दिया। ठीक है, ये जीवन काल किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। कहां से कितना? 2 से 10 दिन। ठीक है, और इसी से बना दिया हमने 120। ये है आरबीसी का जीवन काल। मैं पढ़ाऊंगा आपको जब अपना तंत्र आएगा ना, ब्लड आएगा, रुधिर, उसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, वहां पर इसको डिटेल से लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको यहीं से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा जब तक अपनी बायोलॉजी खत्म होती है। ठीक है, आप उसी में से आप क्वेश्चन मिल जाएंगे कि सर सही कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको आप आराम से पढ़िए। ठीक है, विशेष फोकस देकर। तो हमने बताया था 2 से 10 दिन तो जीवन काल किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। उसी से बनाया हमने 120 दिन, ये होता है आरबीसी का। आरबीसी का, आरबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, या फिर लाल रुधिराणु। आप तो आरबीसी याद रखिए, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिराणु। 120 दिन, 120 दिन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट अपन, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था ना, कि डायग्राम में क्या था? डायग्राम में क्या था? देख लो, ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है, डीएनए है। डीएनए के कारण ही, डीएनए के कारण ही, डीएनए के कारण ही, डीएनए के कारण ही इसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। डीएनए के कारण ही इसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है स्वतः जनन की, स्वतः जनन की। ठीक है, स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है डीएनए के कारण ही, डीएनए के कारण ही। ये तुम्हारे सामने डीएनए दिख रखा है, ये डीएनए,
डीएनए नहीं पाया जाएगा तो स्वतंत्र जनन की क्षमता नहीं पाई जाएगी, अर्थात ये एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म दे सकता है, 1 से 2 हो सकता है, दूसरा फिर अगला जन्म कर लेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इनमें स्वतः विभाजन हो सकता है। तो अपना ये दे रखा था इसके अंदर कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि इसमें क्या सिस्टम है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल बता दिया आपको। उसके बाद में अपन चल रहे हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं ना कॉलेज में पढ़ते हैं स्वायत्त शासी कॉलेज ऑटोनोमस, उसमें क्या होता है, एग्जाम भी वही होंगे आपके, तो पेपर होंगे वो भी आपके वहीं चेक होंगे, ठीक है, वही वो रिजल्ट निकालेगा आपका, उसको बोलते हैं स्वायत्त शासी ऑटोनोमस। ठीक है, लेकिन ये आधा स्वायत्त शासी, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, इसको कोशिका की जरूरत पड़ती है, अनंग पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं, लाइसोसोम वगैरह, गोल्जी बॉडी, उसकी इसका आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कैसा है, अर्ध स्वायत्त शासी है, पूर्ण स्वायत्त शासी नहीं है। तो क्या है, इसमें जनन की क्षमता पाई जाती है, और कैसा है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। कारण क्या है इसका, दोनों कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, डीएनए, डीएनए। ठीक है भाई, बताया था ना आपको डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म बताई थी। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैंने मेरा नोट डाल रखा है, फिर नोट डाला हुआ है अपना, फिर नोट डाला हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब देखा था आपने, इसमें केंद्रक नहीं था, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी और कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक नहीं था। फिर मैं आपको फिर वापस दिखा रहा हूं, इसका डायग्राम चेक कर लो, कहीं केंद्रक नहीं है, कहीं भी केंद्रक नहीं है, कहीं भी केंद्रक नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए ये कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मैंने आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर दिखाया था कंप्लीट। तो कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक। वो कहां पाया जाता है, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, और वो कोशिका कैसी है, वो है यूकैरियोटिक। ठीक है, और ये कौन सी कोशिका है, केंद्र नहीं पाया जा रहा इसके अंदर, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हम क्या कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्लियर भाई, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि जो अपनी मानव की सेल है उसकी बात करना चाहूंगा, उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो मानव सेल क्या है, यूकैरियोटिक, उसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक नहीं है, तो कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यहीं अपन देख लेते हैं कि ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर जंतु कोशिका में बात करूंगा, जंतु कोशिका की, मैं पादप कोशिका की बात नहीं कर रहा। उंगली के समान उभार पाए जाते हैं जिन्हें किस्टी कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे बना के उंगली के समान उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, किस्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जंतु कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान उभार पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं किस्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, जबकि पादप कोशिका में ये उभार ट्यूबलाई कहलाते हैं, ट्यूबलाई कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, किसी साइंस संबंधित एग्जाम में स्पेशल उस वहां पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे केवल ये पूछेगा, ये वाला पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर जंतु कोशिका में उंगली के समान संरचना पाई जाती है जिसे अपन किस्टी कहते हैं। ये आपको याद करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर ऑक्सीसोम कण, मैंने बताया था यहाँ पर, ये ऑक्सीसोम कण है, ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, एटीपी का, एटीपी का। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, एनर्जी कॉइन। एटीपी क्या बोलते हैं, एनर्जी कॉइन। क्या फुल फॉर्म इसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा का निर्माण होता है और जो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए काम आती है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, अपना अगला ऑर्गन्स आता है प्लास्टिड या लवक, प्लास्टिड या लवक, प्लास्टिड या लवक। खोज किसने की इसकी, हैकल ने।
खोज किसने की? हैकल ने। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जितने भी मैंने कोशिकांग बताया आपको, एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले, झिल्ली विहीन, सभी में सबसे बड़ा कौन है? प्लास्टिड, लवक है। ये असर इतना बड़ा है फिर भी सेल के अंदर है। ये क्या होता है? फोल्डेड रूप में एक के ऊपर एक ऐसे जमा हुआ होता है, ऐसे एक के ऊपर एक। अपने आपने देखा कोई बेंजो वाला बेंजो बताता है ना, तो ऐसे करता है वो दूर चला गया फिर फोल्ड हो गया, ठीक है। उसकी बेंजो हार्मोनी की तरह ऐसे फोल्डेड है ये, ठीक है। तो एक के ऊपर एक सतह जमी हुई होती है, इसलिए सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ये प्लास्टिड या लवक। कौन सा है? प्लास्टिड या लवक। उसके बाद वैज्ञानिक सिम्पर का नाम आ रहा है। सिम्पर ने प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले लवकों को क्या नाम दिया? हरित लवक, हरे लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं किस किस की उपस्थिति में? जल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, पर्णहरित, हरित लवक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। वो क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो किसने कहा ये प्रकाश संश्लेषण के लिए? किसने हरित लवक नाम दिया? सिम्पर ने नाम दिया कि जो लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर भोजन बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है उसे हम क्या कहेंगे? हरित लवक, हरे लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नील हरित शैवालों में उपस्थित आदिम संरचना को वर्णी लवक, वर्णी कलरदार लवक होते हैं। ये हरे रंग का होता है, ठीक है। ये लाल, नीले, पीले हो सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। ये इंग्लिश वर्जन है भाई, मैंने हिंदी में लिख दिया, कई बार इसको लिख के देता हो। क्रोम वर्ण की लवक। उसके बाद सिम्पर ने वर्णक विहीन लवक को, जिसके अंदर कोई ही रंग नहीं होता है, कलरलेस की बात करूंगा, सिम्पर ने वर्णक विहीन लवकों को अवर्णी लवक कहा। इसने दो बातें करी देखो। एक तो इसने कहा, सिम्पर ने दो बातें कही हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हैं उन्हें कहते हैं हरित लवक। इससे सब आप वाकिफ हो, हरित लवक। दूसरा कहा, सिम्पर ने कहा कि जिसमें रंग नहीं होता है, वर्णक विहीन या वर्णविहीन, वर्णक विहीन या वर्णविहीन, कलरलेस, अपन इसको लिखते हैं हिंदी में रंगहीन, क्या बोलते हैं? रंगहीन, ठीक है। उनके कहा अवर्णी लवक। वर्णी तो वर्ण हो गया, लगा दिया अवर्णी लवक। कहा है सिम्पर नहीं, वैज्ञानिक सिम्पर ने कहा है दोनों बातें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब पादप को लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाता है तो इसमें रंगहीन एटियोप्लास्ट बन जाते हैं जिनमें वसा व वाष्पित तेल होते हैं। जैसे ही आप किसी प्लांट को अधिक समय के लिए अंधेरे में रख देते हो तो वो क्या करता है, उसमें जो प्रकाशन क्रिया धीमी पड़ जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है, नगन हो जाती है। तो उस समय उसके अंदर एक वर्णक का निर्माण होता है जिसका नाम है एटियोप्लास्ट। और कैसा होता है? रंगहीन होता है, वो उसमें कलर नहीं होता है, उस क्या कहते हैं? एटियोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। एटियोप्लास्ट क्या कहते हैं उसे? एटियोप्लास्ट, जिसमें वसा, फैट और वाष्पिल तेल होते हैं, उसके अंदर भरे होंगे आपको। वसा और वाष्पिल तेलों का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए रंगहीन दिखाई देगा वो। और नाम क्या उसका? नाम पूछेगा एटियोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। किसी पेड़ या पौधे को अधिक समय तक अंधेरे कमरे में रखने पर उसके अंदर वर्णक का निर्माण होता है, उसे कहते हैं एटियोप्लास्ट। क्या कहते हैं? एटियोप्लास्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंधेरे में रखने के पश्चात पौधे के अंदर एटियोप्लास्ट वर्णक बन जाता है जो होता है वर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्ण लवक होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ठीक है भाई। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे, अपन इसका डायग्राम देखते हैं। मैं बताया, देखो देखो इस कॉइन सिक्के के समान ये ऊपर नीचे रखी होती है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में इसका वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, इसका करके हिंदी में बताऊंगा। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली,
आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ग्रेना, यहां से ग्रेना का आपको ग्रेना ही लिखा आएगा। स्ट्रोमा, जहां से क्वेश्चन बनता है मैं अभी आपके सामने बताता हूं क्वेश्चन इसमें कहां से पूछेगा आपसे। ये लेमेला, इसको लेमेला लिखेगा, लेमेला, यही नाम लिखा आएगा। ठीक है, ये स्ट्रोमा इधर भी आ गया, स्ट्रोमा उधर भी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कहां से बनता है कि ग्रेना स्ट्रोमा, ग्रेना स्ट्रोमा, क्रियाएं तो होती है प्रकाशिक क्रिया और अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया और दूसरी है अप्रकाशिक क्रिया। इसमें आगे लिखा मिलेगा आपको, फिर भी मैं समझा के चल रहा हूं, आगे इसमें सारा लिखा हुआ है अप्रकाशिक क्रिया। इसलिए आपको मैं दो बार बता रहा हूं भाई, दो बार बताने के बाद भी आपके क्लियर होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है इसमें याद कराने का, बाकी सारा लिखा हुआ है। प्रकाशिक क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाशिक क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वो हरित लवक की उपस्थिति में करते हैं। अभी समझाया था मैं आपको, हरित लवक, हरा लवक। ठीक है, इधर देखिए, अब जो ये अपना प्लास्टिड है ये किस में पाया जाएगा? केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होता है। और ये सभी जो अंगक है, सभी ऑर्गन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारक काय, गोल्जी बॉडी, सभी के अंदर सबसे बड़ा है। अभी बताया था, आया था तुम्हारे सामने। अब बात आएगी ग्रेना, ग्रेना, ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। आप एक बात पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। अच्छा, अब की बार आपको मिलेगा फेस करने के लिए, मिल जाएगा। ग्रीन, हरा। और हरे क्या होते हैं? मैं आपको ट्रिकली समझा रहा हूं, हरित लवक। बस याद करने का तरीका है ये, हरित लवक। और वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण, वहां से भोजन बनता है। और किसकी उपस्थिति में होता है? वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये प्रकाशिक क्रिया कहलाएगी ना, उसकी उपस्थिति में हो रहा है तो। ठीक है, तो कहां हो रही है वो? हरित लवक में। कैसा है? हरा, ग्रीन। और कहां हो गई वो? ग्रेना के अंदर हो गई ना। प्रकाशिक क्रिया ग्रेना में होती है और अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, प्रकाशिक क्रिया, प्रकाशिक क्रिया कहां होती है? प्रकाशिक क्रिया कहां होती है? ग्रेना, ग्रीन, हरे भाग में होती है। जबकि अप्रकाशिक क्रिया कहां होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है। कहां होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है। यहां से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको याद कर लीजिए कि प्रकाशिक क्रिया ग्रेना भाग में होती है, जबकि अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा भाग के अंदर होती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। लवक निम्न प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक, जहां ए लग गया है ना, वर्ण नहीं इसके अंदर। वर्ण का अर्थ होता है कलर, रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। तो ए लगा दिया ना, ठीक है, तो ये क्या बन गया? रंगहीन। क्या बन गया ये? रंगहीन, बिना रंग के। क्या बन गए? रंगहीन। तो ये कहते हैं वर्णक विहीन होते हैं, वर्णक नहीं पाए जाते। ये तुम्हारे सामने 3 प्रकार के, केवल आपको नाम याद करने बस। मंड लवक, जिसके अंदर मंड स्टार्च पाया जाता है। तेल लवक, जिसके अंदर तेल भरा हुआ मिलेगा आपको। और प्रोटीनोप्लास्ट या एलुरोप्लास्ट, इसमें प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है वर्णी लवक, इसमें रंग पाया जाएगा, वर्णी है, रंग वाला है। इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है, जैसे अपन रंगीन, अपन एग्जाम्पल लेंगे बैंगन का, अपन एग्जाम्पल लेंगे बैंगन का। अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं बैंगन का। ठीक है, चलेगा भाई। अब दूसरी बात आएगी, ये जो आपने देखा कि बैंगन के नीचे एक नहीं है, कई होते हैं। ठीक है, ये जो संरचना दिखाई देती है आपको, ये कैसे होते हैं? हरे। कैसे होते हैं? हरे। ठीक है, हरे रंग के। और जो बैंगन है अपना, ठीक है, इसका ऊपर का सिरा कैसा होता है? बैंगनी।
जिसको अपन लगभग नीला कहते हैं, बैंगनी। तो जो ऊपर का भाग है ये इसका छिलका है, ये छिलका है, ठीक है। अब देख अनार ऊपर से लाल होता है, सेब ललवाया होता है, ठीक है, अमरूद हरा होता है, इनके छिलके होते हैं ये, ठीक है। तो देखिए इधर में फलों के छिलकों एवं पुष्पों के दलों में ये दल है, ये दल है। मैं पुष्प की संरचना पढ़ाऊंगा आपको, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, जब सब कुछ आप क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को अपन ऐसे कर देंगे, एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, फिर किसी भी एग्जाम में आप शायद ही आपको समस्या आए, बट आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। और जहां समस्या है आपको कमेंट करना पड़ेगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। कंटेंट हमारे एक बार अच्छा मिल जाए, ठीक है, हमारे को एक अच्छी राह मिल जाती है। और जो स्टूडेंट शुरुआत के अंदर जब एक अच्छी राह पकड़ जाता है, एक अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, तो निश्चित है वो रास्ते, उस रास्ते पर चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि सर वो रास्ता कहीं आगे बंद मिलेगा, ठीक है। हम बाद में सोचेंगे कि रास्ता बंद मिलेगा तो क्या करना है। जब तक आपको रास्ता दिखाई दे आप चलते रहिए, जब आपका रास्ता बंद होता है उसके बाद आप वहां रुकते हो, जब दिमाग में कुछ ना कुछ आपको सोचने को आता है, फिर आपको वहां से कोई ना कोई रास्ता अच्छा मिलता है। चौराहे पर जाकर मान लो 4 रास्ते फटते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते का चूज करते हैं। यदि आपने अच्छे रास्ते का सिलेक्शन कर लिया, अच्छा रास्ता चुन लिया, ठीक है, तो आप ऊंचाइयों को छू जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से किसी भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है ये एक ट्रेड है, इस ट्रेड पे चलिए, याद करते चलिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको जांच क्वेश्चन निकलेगा वो बता रहे हैं, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। मेन तो क्या सार्थकता याद करने की है। मैं तो आपको इस टॉपिक संबंध जो भी क्वेश्चन है वो सारे बता दूंगा, और ये क्वेश्चन जब तक मैं आपका ये सिलेबस बायोलॉजी पूरी कराऊंगा, जब तक लगभग आपको मैं 2000 क्वेश्चन वापस रिपीट करा दूंगा। और शायद आप सुनते रहोगे तो निश्चित है 2000 में से 500-700 क्वेश्चन तो वैसे याद हो जाएंगे, एक बार दोबारा वीडियो देख लिया तो वैसे याद हो जाएंगे। और लास्ट के अंत के अंदर मैं आपको लगभग 1500 क्वेश्चन का एक पैकेज दे दूंगा, उसमें से आप याद करने के पश्चात में, ठीक है, आपका आराम से साइंस की तरफ से आपको ये समस्या नहीं सर मेरा सिलेक्शन रुक गया साइंस की तरफ से, मेरी कोशिश ये रहेगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, फलों के छिलकों पुष्पों के दलों में उपस्थित होते हैं, जिससे विभिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, ये रंगों को दिखाई, सर इससे क्या फायदा है कि ये रंगों को दिखाई देते हैं? कीट इससे की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसे परागण की क्रिया होती है, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। कीट इससे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कीट वहां कर बैठेगा जिसे परागण की क्रिया होती है, इसको ये बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, लवक का अपन कर दिया। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, हरित लवक, बताया था ना आप, हरित लवक आ गया, हरे रंग का लवक, कैसे रंग का? हरे रंग का लवक, हरित लवक, जिसको आप नाम जानते हो, बस आप इसके अलावा नाम नहीं जानते हो, हरित लवक हरित लवक हरित लवक बार बार, ठीक है। लेकिन किसका है? लवक ही है ये लवक ही है, लेकिन कैसा है? ये हरा है, इसलिए क्या नाम दे दिया? हरित लवक। क्या नाम दे दिया इसका? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक का तरल भाग स्ट्रोमा कहलाता है, तथा झिल्ली युक्त बंडल थैलेकोइड कहते हैं, जिन्हें ग्रेनम या ग्रेनम एक वचन है, ग्रेनम एक वचन है, ग्रेना बहुवचन है। अभी बताया था ना आपको, जो लिखा हुआ बोर्ड पर वो मैं आपको ये तो आपके लिए कि आप इसको वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाए। और आपने एक बार पढ़ लिया ना इसको, तो आपके एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने आपको डाल रखा है। नहीं बाकी मैं जो बता रहा हूँ ऑलरेडी पहले समझा के आ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से आपको समझा के बता रहा हूँ। एक वचन ग्रेनम, बहुवचन ग्रेना, उस पर क्या लगे होते हैं? क्वांटोसोम। क्या लगाते हैं? क्वांटोसोम। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस्टी थी, किस्टी पे जो छोटे छोटे कण लगे थे उनका क्या नाम था? ऑक्सीसोम। और इस पर क्या लगे होते हैं? क्वांटोसोम। ये दोनों ही ऊर्जा का वो करते हैं, ये दोनों ही ऊर्जा के निर्माण में सहायक हैं, दोनों ही, ऑक्सीसोम भी और क्वांटोसोम भी। नेक्स्ट, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। ये क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, याद कर जाइए। प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होगी? ग्रेनम में। ग्रेनम, ग्रेनम, ग्रे ग्रे ग्रेनम हरा, ठीक है, हरे के अंदर क्या होगा? हरित लवक आ गया। हरित लवक में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए कैसी क्रिया होगी? वो प्रकाशिक क्रिया होगी। अप्रकाशिक अभिक्रिया अपने आप रह जाएगी। फिर दो ही भाग होते हैं, ग्रेनम और ग्रेना या स्ट्रोमा।
ठीक है, तरल भाग क्या है इसका, स्ट्रोमा। और ये क्या होते हैं, झिल्ली युक्त बंडल जो रखे हुए थे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रकाशिक श्वसन के लिए हरित लवक, ध्यान दीजिए, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों की आवश्यकता होती है। किसके लिए, मैंने आपको श्वसन दो प्रकार का बताया, प्रकाशिक श्वसन और अप्रकाशिक श्वसन, यहां बता रहा हूं, और वहां बताया था ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। यहां हम दो प्रकार बता रहे हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक क्रिया, इसलिए प्रकाशिक श्वसन और अप्रकाशिक श्वसन। प्रकाशिक श्वसन और अप्रकाशिक श्वसन, तो यहां क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ए ऑप्शन में देगा। यहां पर तीन बातें आ रही है, लवक, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मैं दो तो पढ़ा, दूसरा चल रहा है, ये पढ़ा दिया। पराक्सीसोम कौन सा है, ये सूक्ष्म काय है, एकल झिल्ली वाला। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सारणी बनाई थी ना, तो एकल झिल्ली वाले कोशिकाएं दो प्रकार बताए थे, वर्धकाय और सूक्ष्म काय। तो सूक्ष्म काय के अंदर पराक्सीसोम आया था, वहां पर पराक्सीसोम, सूक्ष्म नलिकाएं, ग्लायक्सीसोम, स्फेरोसोम, वो सारे इसी के अंदर थे ना। तो इधर देखिए, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाशिक श्वसन में। किसमें पड़ती है, प्रकाशिक श्वसन में। ए ऑप्शन में आपको देगा हरित लवक, पराक्सीसोम और राइबोसोम। ए ऑप्शन में देगा आपको लवक, पराक्सीसोम, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, आपसे क्वेश्चन के अंदर देगा प्रकाशिक श्वसन में, जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये ए ऑप्शन में देगा आपको लवक, पराक्सीसोम और राइबोसोम बी ऑप्शन देगा आपसे, बी ऑप्शन देगा माइटोकॉन्ड्रिया, कोमा लाइसोसोम कोमा गोल्जिकाय सी ऑप्शन में देगा आपसे लवक, जो पर दे रखा कॉम्बिनेशन, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया डी ऑप्शन में आपको देगा राइबोसोम, लाइसोसोम दिख रहा होगा भाई, और पराक्सीसोम। तो आपको कौन सा आंसर होगा, आपको ये याद रखने हैं, इसके अनुसार अपन क्वेश्चन का आंसर देकर जाएंगे। तीनों देखेंगे, हरित लवक या लवक, बात एक ही है, वो चेंज करेगा, लवक हरित लवक एक ही है। ठीक है, सी ऑप्शन पराक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया तीनों है, सी ऑप्शन आंसर आएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये अपना क्वेश्चन। प्रकाशिक श्वसन के लिए जिम्मेदार है कौन, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक क्या है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, पराक्सीसोम एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ठीक है भाई। तो दो तो दोहरी वाले और एक एकल वाला, हरित लवक, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई।
नेक्स्ट आ जाइए अपने। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। हरित लवक के अंदर हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, उसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण होता है। देखिए अब प्रकाश क्रिया की उपस्थिति के लिए अपन यहां देखना चाहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस जल, आपको हिंदी में लिख कर देगा वो, प्लस जल, ऊपर देगा आपको पर्णहरित। पर्णहरित, कई जगह मैंने पर्णहरिम भी लिखा देखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, पर्णहरिम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। और क्या बनता है? ये ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन निकल जाती है, जिसको हम श्वसन क्रिया में काम ले लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन निकल जाती है। ये क्या है? प्रकाश क्रिया की समीकरण है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल किसकी उपस्थिति में? पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकल जाती है, जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसको हम जो एनिमल हैं, जंतु है, श्वसन क्रिया में काम लेते हैं, क्योंकि ये प्राणवायु है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता के चलूंगा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी तो वहां पर आपको देखता हूं कहां तक याद है। यहां तक आ जाइए। मैंने आपको पढ़ाया था श्वसन, रेस्पायरेशन, कहां पढ़ाया था? सजीवों के लक्षण में, सजीवों के लक्षण में। कहां पढ़ाया था? सजीवों के लक्षण में, ठीक है। वहां क्या था कि श्वसन क्रिया के अंदर ऊर्जा निकली थी 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, ठीक है। तो वो जस्ट इसके विपरीत थी, देख लो, आप देख लीजिए, ठीक है। इसके जस्ट विपरीत थी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के विपरीत कौन सी क्रिया होती है? श्वसन होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के विपरीत कौन सी क्रिया होती है? श्वसन क्रिया होती है। उसके अंदर ग्लूकोज बना था, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर क्या बनाई थी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण हुआ था। उसकी क्या स्ट्रक्चर थी ये देख लीजिए। वहां जो हमने लिखवाई थी C6H12O6 प्लस O2, तो क्या बना था? 6CO2, अपन बैलेंस कर देंगे 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा ये प्राप्त हुई थी। देख लो, इसके अंदर इधर आ रहा है, ये बन रहे हैं, ये तो कहलाते हैं उत्पाद, ये कहलाते हैं क्रियाकारक, ठीक है। अब देखो, जो इसके अंदर उत्पाद हैं वो इसमें क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक, क्रिया को शुरू करने वाले कारक, और ये उत्पाद हैं, ये क्या है? उत्पाद हैं। और जो इसमें उत्पाद हैं, इसके अंदर जो उत्पाद हैं वो इसके अंदर क्रियाकारक हैं, जिसके अंदर क्रियाकारक है उसके अंदर क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है, ठीक है। तो 6O2 6CO2 6H2 होगा, क्लियर ये, ठीक है। तो जो श्वसन क्रिया है, कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया किसका लक्षण है? ये सजीवों का लक्षण है, ये सजीवों का लक्षण है। वहां में लिखा है था आपको, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। श्वसन क्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। यदि ये श्वसन क्रिया बंद हो गई, ठीक है, आपका जीवन समाप्त है, आप सजीव नहीं रहा, निर्जीव बन गया। सजीवों का लक्षण नहीं रहा वो, सजीव का लक्षण है सजीव। श्वसन क्रिया कर रहा है तो सजीव है, श्वसन क्रिया नहीं कर रहा तो निर्जीव है। श्वसन क्रिया के आधार पर ही अपन उसका डिसाइडेशन करते हैं। तो हमने आप बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के विपरीत कौन सी होती है? श्वसन क्रिया होती है। उसमें जो इसका उल्टा कर दो, इसको इधर में, इसके उधर में, तुम्हारे सामने पहले पढ़ा चुका मैं, ठीक है। एक एक कंटेंट आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक कंटेंट, ठीक है, जो एग्जाम के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन उठता है, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ,
आप थोड़ी चूक मत करना, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप चूक मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश श्वसन क्रिया की विपरीत क्रिया होती है श्वसन क्रिया। क्लियर हो गया तुम्हारे सामने? क्लियर। तो अपन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, आगे आइए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर हो ही गया भाई। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये इसको जस्ट उल्टा लिख दो आप। इसको उल्टा कैसे लिखते हो? इसको ले लो पहले C6H12O6 और 6O2, ये उत्पाद थे ना, इसको मैंने क्रियाकारक लिख दिया बराबर, ठीक है। अब साथ साथ नहीं लिखना कुछ भी आपको, तो ये तो उसके लिए है। इसको इधर लिख दो 6CO2 6H2O, लेकिन इसमें फिर क्या निकलती है शोषण में? 773 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जो हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, जो हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाइए, अब अपना ये क्लियर होता है। अपने जो एक दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग दो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, और केंद्रक में बताया लास्ट में पढ़ाऊंगा, केंद्रक अंत में पढ़ाऊंगा कोशिका विभाजन से पहले, ठीक है। अपने अब दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग थे वो खत्म हो चुके हैं, अब आ रहे हैं एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, इसमें देखिए वृद्धकाय, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वृद्धकाय, बड़े काय, उसमें अपना पहला आ रहा है नंबर 1 गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। इसका उपनाम पूछा गया है, इसका उपनाम पूछा है, डिक्टियोसोम होगा। ये रहा डिक्टियोसोम उपनाम आया एग्जाम के अंदर भाई, डिक्टियोसोम, कि गोल्जी काय को के एक अन्य नाम से भी जानते हैं, डिक्टियोसोम। ये डिक्टियोसोम आया है, डिक्टियोसोम यही ऑप्शन के अंदर था, ठीक है। जालिका काय, ठीक है। और इसके सारे नाम याद करने हैं आपको, दो नाम है, एक तो डिक्टियोसोम या जालिका हिंदी के अंदर, और लाइपोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लाइपोकॉन्ड्रिया, देखो मिलता जुलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहेंगे अपन? गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं? इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, कितने उपनाम है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया और जालिका काय, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो हमें ये सारे उपनाम याद होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन उठा रहा है बार बार, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और इसका देखो कार्य अलग अलग है, इससे सारे कार्य इंपॉर्टेंट है, जो कार्य क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वही कार्य मैंने डाला है, इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, कार्य, मुख्य कार्य है श्रावण, सीक्रेशन का कार्य है, स्त्रवण का कार्य है, यानी कि जैसे जिस प्रकार अपने शरीर से पसीना बाहर निकलता है ना, पसीने का स्त्रवण होता है, ऐसे ही सीक्रेशन कार्य करता है। इसका मूल कार्य सीक्रेशन ही है, यही पूछा गया है, ठीक है। ये तो भी पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, ये तो भी पूछे नहीं गए हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? स्त्रवण का, सीक्रेशन का, सीक्रेट करना, बाहर निकालना, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का है। मैं आपको भी समझाऊंगा, सिस्टम आएगा इसके अंदर, गलत सिस्टम, एक GER गरल सिस्टम, ये ट्रिक है। गरल सिस्टम गोल्जी का है, निर्माण करता है दो का, ये तो गोल्जी का है, G फॉर गोल्जी का है। ER का निर्माण करता है एक तो ये, और एक लाइसोसोम का निर्माण करता है, देखो ये आ गया गरल सिस्टम से अपन देखेंगे। गरल तो आप जानते हो ना, ठीक है, गरल सिस्टम अपन इसका याद हो जाएगा दोनों। ये गोल्जी का है, निर्माण कैसे करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदवी जाली का निर्माण करेगा और लाइसोसोम का निर्माण करेगा, ठीक है। मैं वहां ट्रिक लिखवा दूंगा, आगे आएगा भी, ये आगे अभी आएगा। दूसरा देखो इसका काम, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन क्या है उधर देख लीजिए। शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। देखो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। शुक्र जनन के समय, शुक्र जनन के समय
ये शुक्राणु भाई, ये शुक्राणु है और ये इसका भाग कहलाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये वाला भाग कहलाता है एक्रोसोम। तो इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी का है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल्जी का है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल्जी का है। इसकी हर लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, हर लाइन के अंदर। ये क्या है? एक्रोसोम। ये रॉकेट के आगे होता है ना टोपी के अनुसार, ऐसा ही रॉकेट के आगे आपने देखा होगा ऐसा होता है। जैसे जिस प्रकार रॉकेट हवा के अंदर जाता है तो हवा के वेग को कम करता है, ठीक, हवा के जो घर्षण को कम करता है और वो सीधा निकल जाता है, सीधा निकल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे ही ये गुणसूत्र की संरचना है, ये गुणसूत्र है और इधर में ये अंडा है, ये अंडा है, ठीक है। जैसे ही गुणसूत्र गति करके इसके पास जाता है तो इसको भेद के अंदर एंट्री करेगा। तो जिसको एक्रोसोम वाला भाग है, ये जो ये भाग है, ठीक है, ये इसको भेदन में सहायक है, भेदने में सहायक है, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा इसका इंपॉर्टेंट। ये किसी द्रव का स्राव करेगा, द्रव के कारण इसकी जो झिल्ली है ये थोड़ी कमजोर वीक हो जाएगी और ये अंदर एंट्री कर जाएगा, बाकी पूरा हिस्सा बाहर रह जाएगा, ठीक है। बाकी वाला हिस्सा पूंछ बाहर रह जाएगी, इसकी पूंछ है। पूंछ नहीं होगी तो ये गति तैर के नहीं जा सकता। मैं आगे समझाऊं कंप्लीटली, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप डिटेल्स देखिए इधर में। ये एक्रोसोम का निर्माण नहीं होगा तो क्या शुक्राणु अंडे के अंदर जाएगा? क्या निषेचन की क्रिया होगी? निषेचन नहीं होगा तो जनन नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। युग्मक नहीं बना, ठीक है, तो जनन संभव ही नहीं, जनन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चले आज हम अपना यहीं तक टॉपिक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फिर अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर शेयर करें। अपने मित्र, अपने दोस्त जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, ठीक है। ये कंटेंट बहुत अच्छा है और लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे जो वीडियो हैं उनके भी काम आएंगे, ठीक है। अपन आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट अपन कल आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।